नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है, सिटीजन वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। इसका ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है। मेरा नाम आत्मजीत सिंह है और आज हमारे साथ गिरीश जोशी जी, सीनियर जर्नलिस्ट, जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। और न्यूक्लियर एनर्जी बिल पर परसों से पार्लियामेंट में बहस चल रही है। लोकसभा में मनीष तिवारी भी बोले, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी बिल जो कर रहा है, स्पेस आउट ओपन कर रहा है फॉरेन फंडिंग के लिए, ये न्यूक्लियर लाइबिलिटी के तहत जो न्यूक्लियर सिविल लाइबिलिटी है, जहां हमारे न्यूक्लियर पावर सेक्टर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए उनको खोला जा रहा है, उसका नाम दिया गया है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025, यानी कि शांति बिल शॉर्ट में। फॉरेन फंडिंग का प्रावधान है, वेस्ट एशिया से कह रहे हैं सॉवरेन फंडिंग आएगी इसमें। ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट को 1962 को और सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को रिपील करता है और नया अध्याय न्यूक्लियर सिविल एनर्जी के लिए लिखता है। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या ये कितना सेफ है भारत के लिए, और प्राइवेट प्लेयर्स का आने का क्या मतलब है? क्या न्यूक्लियर एनर्जी से हमारी पावर कॉस्ट, हमारी कैप्टिव कॉस्ट, हमारा पोल्यूशन कम हो जाएगा, या ये सिर्फ कुछ लोगों को वित्त पोषित करने के लिए? जी नहीं, देखिए आत्मजीत जी, इनकी तो सरकार की ये पहले से एक मंशा-रही है कि उनकी अगर नीयत ठीक नहीं है तो नीतियां बदल के उसको ठीक कर लेते हैं। वी हैव सीन इन मेनी ऑफ दिस एपिसोड्स बिफोर। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू इसलिए है कि ऑलरेडी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी थी, उसको ही हम लोगों ने क्यों नहीं एनहांस किया या क्यों नहीं उसको बूस्ट किया। अभी इसमें शॉर्ट में बात करें तो इंडिया की 4 ऐसी कंपनियां हैं जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की हम बात करते हैं, 200 मेगावाट तक का वो पावर प्लांट बन सकता है और वो सेफ होता है और छोटा होता है, ताकि प्रोलिफरेशन अगर हुआ भी तो उसमें बहुत ज्यादा बड़ा कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा। तो ये एसएमआर और सब लोग कर रहे हैं, चाइना भी उसी पे आ रहा है, और ये इसलिए कर रहे हैं कि आपको लोकेशन का एडवांटेज रहता है। आपने अगर एक न्यूक्लियर प्लांट बड़ा बनाया, उसको सालों लग जाते हैं और फिर उसका रिस्क फैक्टर भी बड़ा होता है और वो अबव द ग्राउंड होता है। ये एसएमआरस जो है ये बिलो द ग्राउंड भी आप बना सकते हो और सेफ रहेगा और उसको कोई एनवायरमेंटल डैमेज होने का कोई चांसेस नहीं है या वहां से कोई प्रोलिफरेशन ज्यादा होगा नहीं। पॉइंट नंबर 1 इसमें क्या है कि एलएनटी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, एनटीपीसी और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये ऑलरेडी एसएमआरस दुनिया भर में जो चल रहे हैं कार्यक्रम, उसके अंदर ये लोग उनके पार्ट सप्लाई कर ही रहे हैं और ये सारे की सारी कंपनियां गवर्नमेंट है। अब इसी को ना बूस्ट करते हुए आपने एसएमआरस के लिए ये पॉलिसी बदल दी। आर्टिकल 123 यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 के रूल है कि भाई इसमें स्टेट भी डिसीजन नहीं ले सकता है, स्टेट भी नहीं बना सकता है, प्राइवेट पार्टी भी नहीं बना सकती है, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब इसको डाइल्यूट क्यों करना है? क्योंकि आपको प्राइवेट प्लेयर्स को एसएमआरस के लिए आने देना है। अभी इसमें देखिए जो लिस्ट आया है कि भाई एसएमआरस बनाने में कौन कौन सी कंपनियां ओड में है, तो रिलायंस, टाटा पावर, अडानी पावर, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और जिंदाल न्यूक्लियर। अभी इनका बैकग्राउंड देखिए क्या है कि ये सारे के सारे बल्क कंज्यूमर ऑफ पावर हैं। रिलायंस को डेटा के लिए बहुत बड़ा पावर चाहिए, टाटा पावर इज ऑलरेडी इनटू दैट लाइन, उसकी भी इंडस्ट्रीज हैं। अडानी को भी पावर चाहिए, हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू। अभी ये क्या करेंगे, 200 मेगावाट का जो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाएंगे, वो अपने कैप्टिव प्लांट बना के, अभी उसमें कहीं क्लैरिफिकेशन भी आया है कि वो अपने प्लांट कैप्टिव पावर प्लांट की तरह यूज करेंगे ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग में उनको फायदा हो। अभी कंपैरेटिव आप देखिए तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा महंगी बिजली बनाने की कॉस्ट आती है आपकी कोल की, वो 6 से 8 रुपए आती है। फिर हाइड्रा पे आज आप आओ तो 4 से 6 रुपए आ रही है, सोलार भी 3 से 6 के बीच में आती है। आप ये देखिए कि ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो आपको पावर प्रोड्यूसिंग कॉस्ट पहुंचा देगा 3 रुपए के नीचे। तो ऑब्वियस है कि ये जो इनपुट कॉस्ट घटेगी उसका डायरेक्ट प्रॉफिट किसको जाएगा, ये उसके प्रोग्राम से एविडेंट है। अभी इसमें देखिए इस पे प्रेशराइजेशन कौन कर रहा है कि वर्ल्ड की रिनाउंड जो एसएमआर की कंपनीज हैं उसमें एक न्यू स्केल है विच इज ओन्ड बाय ब्लैक रॉक, फिर एक टेरा पावर्स है विच इज ओन्ड बाय बिल गेट्स, और एक जीई और हिंडाई का जो है वो यूएस और जापान का एक कोलैबोरेशन में कंपनी है। अभी ये लोग एसएमआरस पे बहुत बड़ा मार्केटिंग कर रहे हैं और हम लोग उसमें आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसमें लायबिलिटी एक क्लॉज ऐसा था कि भाई जो सर्विस प्रोवाइडर है
उसी पे अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो लायबिलिटी 100% उसकी रहेगी जिस पे ये डिस्प्यूट अटका हुआ था और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने उसको भी माइल्ड करने की कोशिश की ये शांति के चक्कर में, कि भाई अभी ऐसा होगा, लेकिन दे प्लेड इट वेरी इंटेलिजेंटली। अभी ये कंपनियां अगर एसएमआर बनाती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि यूरेनियम का जो प्रोक्योरमेंट होगा वो टोटल गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा। तो एक्सीडेंट क्लॉज क्या होगा? अगर वो सप्लायर माने जाएंगे कि अगर गवर्नमेंट है और कल एक्सीडेंट हुआ तो ये प्राइवेट कंपनियां निकल जाएंगी, कॉम्पेंसेशन फिर गवर्नमेंट पे आ जाएगा। और इसमें आप देखिए, इसलिए बहुत अच्छे से क्लॉज डाला गया है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, वो लोग जहां भी एसएमआर का पावर प्रोड्यूस होगा वहां पे 60 पैसा ये लोग उसमें टैक्स लेंगे पर किलोवाट आवर। तो गवर्नमेंट ने अपना पैसा भी जमा करने का प्रोविजन उसमें कर लिया है, और उसको बोलते हैं एक्सपर्टीज फीस। तो ये आप देखिए जो पूरा ढांचा है इसमें, न कहीं नीयत ठीक है, ना आपकी, इसलिए आपने नीतियां बदल दी हैं। दिस इज इन ए नटशेल कि भाई आप प्राइवेट आते रहे, लेकिन इसके बाद ये होगा, आप पोजीशन देखिए ऑड क्या है कि कितनी कंट्रीज इसमें जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें मेजर कंपनीज में ये दिक्कत है कि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ये इतना इजी नहीं है, प्लांट को 5 से 10 साल लगते हैं। अब इसमें अगर आप बहुत वो देखिए, एक क्लॉज हम इंडिया के लिए उसको डिस्कस कर सकते हैं कि थोरियम इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया के पास है। आंध्र प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान और झारखंड। अभी यहाँ पे थोरियम जो है, और थोरियम का आपको इनिशियली पता हो तो थोरियम से यूरेनियम U2233 कन्वर्ट करके उसको पावर में यूज करना है, तो वो एनरिच इतना नहीं हो सकता कि उसमें से एटॉमिक बम बन पाए। तो दैट वाज द सेफेस्ट वे टू डू। थोरियम हमारे पास था, और वो थोरियम के कन्वर्जन पे ही बहुत ही हमारे एक फेमस साइंटिस्ट होमी भाभा ट्राई कर रहे थे, और उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने उनको अप्रूवल दिया, तो 15 दिन में दोनों मर जाते हैं। ये एक स्टोरी है। उसके लिए इन कन्वर्सेशन विद क्रो, एक जिसने लिखा है, गैगरी ने, वो नोवेल वो पढ़ने जैसी, उसमें लिखा है कि उसके जो सीआईए के एजेंट जिसने बाबा के प्लेन में बॉम्ब रखा था सांता क्रूज गैरेज में प्लेन के, ही हैज एग्रीड टू दैट कि भाई मैंने उनको तो इसलिए मार दिया गया था क्योंकि अगर थोरियम से हम लोग उस वक्त पावर प्रोड्यूस कर लेते तो आज शायद हिंदुस्तान में एक छोटा सा गांव भी बाकी नहीं होता जहां से हम पावर नहीं उनको दिला पाते। तो नीट एंड क्लीन पावर, चीप और बेस्ट, तो उसको वहां पे रोका गया। उसके बाद हम लोगों का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम देखिए धीरे धीरे बहुत ही डर के मारे बहुत स्लोली चल रहा था। अभी इसमें एडवांटेज आप देखिए कि नवंबर 24 में थोरियम को कन्वर्ट करके विथ मिक्सिंग ऑफ अपना यूरेनियम 233 कन्वर्ट करने के लिए ऑलरेडी उसमें कल्पकम में एक प्लांट बन गया है। उसने नवंबर 25 में दैट इज आल्सो स्टार्टेड, एंड प्रोटोटाइप जो स्टार्टा, इट इज गॉन सक्सेसफुल। तो हम लोग क्यों ना इसी प्लांट्स को एनकरेज करके ये बनाए कि थोरियम से कन्वर्ट करके यूरेनियम, और हम लोग पावर प्रोड्यूस करके सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए। तो हमको क्या जरूरत पड़ी है कि हम अभी भी ब्लैक रॉक और बिल गेट्स की कंपनियों को इनकलकेट करके वहां सोच रहे हैं कि इन लोगों से हम एक्सपर्टीज लें। सामान आप बना रहे हो, दुनिया को दे रहे हो, तो सामान आप बना रहे हो तो आप इस्तेमाल करिए। फाइनेंस आपके पास है तो आप फाइनेंस में आप इन जो गवर्नमेंट कंपनीज है उन्हीं को फंडिंग करके उनको आप कैपेबल करिए कि वो लोग कन्वर्जन करना शुरू करें। तो काफी कुछ मिसमैचेस हैं जहां पे हम लोग बाकायदा सीधा एक रास्ता दिख रहा है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और हम वाया किसको ऑब्लाइज करना है, क्या करना है। तो जब पॉलिटिकल हावी हो जाता है डिसीजंस पे, तो दिस इज वेयर द कंट्री ग्रोज वेरी स्लो। ये हम एग्जांपल देख रहे हैं। जी, आपने 2-3 बातें महत्वपूर्ण की, मैं उसको सम अप कर देता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री DPIIT नॉर्म्स के तहत फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन के लिए गाइडलाइंस बना रही है, और इसमें जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 है या सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी डैमेज एक्ट 2010 है, उसको अलाइन किया जा रहा है नए लेजिस्लेशंस के, नए लीगल प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं जिसमें इन्वेस्टर कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके, यानी कि उनको बहुत सारी जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं उनको डाइल्यूट किया जा सके। सेक्शन 17B जिस पर ऑपोजिशन पार्टीज के कई लोगों ने कल बोला, वो कहते हैं कि द न्यूक्लियर इंसिडेंट हैज रिजल्टेड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट ऑफ सप्लायर और हिज एम्प्लॉई व्हिच इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट ऑन मटेरियल विद पेटेंट और लेटेंट डिफेक्ट्स और सबस्टैंडर्ड सर्विसेज। इस पर उन फॉरेन प्लेयर्स को ऑब्जेक्शन है कि हमने कमीशन कर दिया, उसके बाद हमें ओमिशन कर दीजिए, हमें उसकी लायबिलिटी का पार्ट ना बनाइए। आपको याद होगा भोपाल गैस स्ट्रेटेजी में जो ट्रेजेडी हुई उसमें एनरॉन को कहां तक घसीटा गया। तो कोई भी फॉरेन प्लेयर आने से इसमें घबराता है कि वो सेक्शन 17B के तहत
कवर नहीं होना चाहता। तो अब नया लेजिस्लेशन अलाइन करके बनाया जा रहा है ताकि इन्वेस्टर कंसर्न्स को मीट किया जा सके। आपने एक इंपॉर्टेंट बात 810 ऑथराइजेशन की, जिसमें यूएस का 810 ऑथराइजेशन चाहिए इस तरीके के एसएमआर्स को सप्लाई करने के लिए, जिसमें आपने बिल गेट्स और बाकी लोगों का नाम लिया। इसमें जो मेन कंसर्न्स है, जो कोलैबोरेशन की आपने बात की एटॉमिक एनर्जी की, हॉलटेक इंटरनेशनल न्यू जर्सी बेस्ड है। हॉलटेक इंटरनेशनल प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, उसको कहा जा रहा था कि वो कैपिटल न्यूक्लियर कंपोनेंट सप्लाई करेगी, क्योंकि लेन लॉन्ग चाइना में है। रशिया को भी 3 साल लग गए अपना एसएमआर कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट लगाने में, 5 साल लग गए चाइना को अपना इनिशिएटिव लगाने में। तो ये 810 ऑथराइजेशन के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जाते जाते उसमें कुछ काम किया कि हॉलटेक को कह दिया कि हाँ भाई आप अपनी प्रोसेस को चालू कर दीजिए। पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आते आते वो खत्म हो गया। हमारे जी के इंजन जो हमें प्रॉमिस किए गए थे वो मिले नहीं। अभी तक हमारा तेजस का जो MK1 है वही टेक ऑफ नहीं हो पाया है, पूरे स्क्वाड्रन नहीं बन पाए, और MK2 तो बिल्कुल प्रोटोटाइप अभी इंजन की ही वेट कर रहा है। तो आपका ये कहना है साफ शब्दों में कि इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, उसकी कमर्शियल पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। अगर वो इंप्लीमेंट हो भी गया तो वो सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में रह जाएगा, उनके अपने कैपिटल प्लांट्स लग जाएंगे जिसमें वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके मुनाफा कमा सकते हैं। जनरल पब्लिक को इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील मोदी साहब की जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जिस तरीके की रस्साकशी चल रही है उसके तहत बिल्कुल संभव नहीं है। ये एक डेड एंड है और अब भारत को उसको रिविजिट करना चाहिए। अगर मैं गलत कुछ कह रहा हूं तो इसमें आप इसको दोबारा से बता सकते हैं, या इसमें कुछ और फैक्ट्स भी बता सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, जैसे WHO और IMF अपना जो दबदबा है वो धीरे धीरे उनका वैसे ही कम हो रहा है, तो उसी तरह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी जो है उसने ईरान में जाके क्या मिसचीव्स करी थी वो पूरा दुनिया जानता है। तो अभी उनकी भी तो रिलायबिलिटी खत्म हो गई है, तो हम लोगों को उसकी वो बात पे इतना प्रेशराइज करने की जरूरत क्या है। अब इसमें टेक्निकली जो जानते हैं दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको जो भी आप यूरेनियम और प्लूटोनियम का ऑक्साइड जो रीच करते हो यूरेनियम बनाने के लिए, उसकी कैटेगरी ही वो बम बनाने वाली है ही नहीं। आप 3 to 30 डिग्री ग्रेड तक ही उसको आप एनरिच करते हो, तो दैट कैन ओनली बी यूज फॉर ए सिविल एंड पीसफुल पर्पस। उसको आप 90 तक ले जाते हो तब बम बनता है, और वो 90 तक बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके जो रेडियो एक्टिव एटमॉस्फेयर में जाते हैं वो कहीं से भी वॉच हो सकते हैं। तो ये टेक्निकली हमको अननेसेसरीली प्रेशराइज कर रहे हैं। तो हम लोग खुल के क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि भाई हमारा कॉमर्शियल यूज होगा, और हम लोग अगर थोरियम से कन्वर्ट करके वो कन्वर्जन करने की शुरू करते हैं तो फिर तो वो न्यूक्लियर एक्ट उसमें एक्ट में से ही बाहर निकल जाते हैं। तो हम लोग हमारे देश की प्रगति को हमको कैसे करना है। अभी आप देखिए, चाइना, नॉर्थ कोरिया ने इतना सारा एनरिचमेंट कर लिया, उसका उन्होंने क्या बिगाड़ लिया। तो अगर आप अपने में सक्षम हो, और ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आज अगर थोरियम से आप कन्वर्जन करके इसकी मास्टरी इतने सालों में ले लेते, तो आज दुनिया पे आप रूल करते, आप एक्ट लगा सकते कि भाई थोरियम आपको यूज करना है तो कैसे करोगे, वो वी विल डू। चाइना के पास थोरियम नहीं है, अभी वो बताता है कि मेरे को थोरियम मिला है, लेकिन चाइना ने ऑलरेडी 5 साल पहले थोरियम कन्वर्जन की मास्टरी कर ली, और उसने ऑलरेडी वो इसको स्मॉल पॉट्स बोलते हैं ये लोग। अभी इसमें देखिए दिक्कत क्या है कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एन रीचिंग द क्लाइमैक्स। इसमें 18 कंट्रीज ने ऑलरेडी इसमें स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट वाज अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने 2014 में ये प्रोग्रेस चालू किया था, अभी जाके वो कैरम नाम का MSR उसने SMR बनाया जो वर्केबल हो रहा है। अर्जेंटीना इज फर्स्ट, उसके बाद कनाडा है, चाइना है, जापान है, रशिया है, साउथ कोरिया, UK और USA। ये सब कंट्रीज अभी वो एक्सपेरिमेंटल फेज में है, और हम लोगों ने थोरियम का जो कन्वर्जन फेज था वो हमने काफी पहले शुरू कर दिया था। तो या तो हम डर के चलेंगे दुनिया से, या हम नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया की तरह 56 इंच का सीना दिखा के खड़े रहेंगे। तो एडवांटेज ये होगा कि आपके जंगल कटना बंद हो जाएंगे, आपके हाइड्रो में डिफिकल्टी है कि जहां पर पानी है वहां पे आपका हाइड्रो का फैसिलिटी चलता है, फिर आपका जो पावर एक्सटेंशन का है वो स्टेबल नहीं होता है, और प्राइस डिफरेंस आप देख लीजिए, सारा नेचर पे डिपेंडेंट होगा। आपका विंड के भी जो है उसमें 3 ही स्टेट हैं, गुजरात, तमिलनाडु और ये, जिनको ये पावर आप ये विंड मिल से पावर जनरेट कर सकते हैं। तो सारे जो हैंडीकैप्स हैं, ये SMRs ऐसे हैं जो आप बिल्कुल अपने कन्वीनियंट जगह पे लगा के उस एरिया को आप कर सकते हो। तो दैट इज अ वेरी बोल्ड एंड चीप एंड अ गुड थिंग। तो क्यों नहीं करते। हाँ, उसको इंसेप्शन में बड़ा करना है। और उसमें अभी जो एक न्यूक्लियर का जो एक किसी में एक्सपर्ट उसने बोला कि देखो जैसे भी SMR होगा, कल अगर प्रोलिफरेशन होता भी है
तो न्यूक्लियर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उस प्लांट को अगर ताबड़तोड़ आप सीमेंट से ढक दो तो सारी रेडियो एक्टिव मटेरियल वहां पे दब जाता है। तो बोले अगर एसएमआर सेफ प्रोग्रामिंग से किए गए हैं और कल अगर कुछ ना होता है, खुदा न खास्ता हो जाता है, तो आप उसको विद इन आवर्स उस प्रोजेक्ट को दबा सकते हो। जबकि के बड़े प्लांट्स जो आपके हैं, आपके पास ऑलरेडी 7 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, 25 आपके पास रिएक्टर्स हैं, उसको भी आपने सिस्टमेटिकली बढ़ने नहीं दिया। आज भी आप देखिए तो 8% ऑफ ओवर 500 गीगावाट्स का जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसमें 8.8% ही न्यूक्लियर दे रहा है। बाकी अभी भी आप डिपेंडेंट हो कोल पे, आप डिपेंडेंट हो हाइड्रा पे। तो उस पर डिपेंडेंस कैसे कम करना है और कैसे, उसके लिए ये शांति वाला प्रपोजल आना चाहिए, न कि ये एडवांटेज देने के लिए अपने दोस्तों को। जी जी, इसमें एक चीज और आ जाती है सामने कि करंटली अंडर द एक्ट स्टेट ओन्ड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल और उनके जॉइंट वेंचर्स एनपीसीआईएल के स्टेट ओन्ड कंपनीज के साथ जैसे कि एनआईपीसी है, नैल्को है, द ओरिजिनल सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट 2010 ने एक मैकेनिज्म क्रिएट किया था विक्टिम्स को कॉम्पनसेट करने के लिए फ्रॉम पोटेंशियल डैमेज कॉज्ड बाय न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स एंड एलोकेटिंग लाइबिलिटी एंड स्पेसिफिक प्रोसीजर्स फॉर कॉम्पनसेशन। अब ये प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉरेन प्लेयर्स के लिए डाइल्यूट किए जा रहे हैं। आईसेट में पहले बात चल रही थी, जी इंजन जिस तरीके से आने वाले थे यूएस के साथ आईसेट में, ये चीजों को डाइल्यूट करने की बात की जा रही थी। अब जितनी भी कंपनीज बाहर से आएंगी, चाहे वो जी हिटाची की है, वेस्टिंगहाउस या फ्रेंच न्यूक्लियर कंपनी फर्माटोम है, या जो मैंने बताया हॉलटेक की जो कंपनी है, तो इस लेजिस्लेशन से अगर मान लीजिए न्यूक्लियर वेस्ट या न्यूक्लियर लीकेज होती है और एक बड़ी त्रासदी आ जाती है, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर्स ही हो कैप्टिव पावर प्लांट्स को चला रहे हैं। आपने भी हाइड्रो की बात की, मेरे दिमाग में ये आया कि हाइड्रो प्रोजेक्ट में कितने किसान और कितनी जमीन जो है आप ऑक्यूपाई कर लेते हैं और कितने किसानों को, मजदूरों को डिस्प्लेस कर देते हैं, पूरी व्यवस्था को, इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जो दूसरे पावर प्लांट हैं कोल बेस्ड, उसका तो आपने झारखंड हंसदेव के जंगल और ये सब देख लिया कि किस तरीके से भी बढ़ता है, टॉक्सिक वेस्ट भी बढ़ता है और जंगल के जंगल भी काटे जाते हैं। न्यूक्लियर सिविल लाइबिलिटी के तहत भारत की सरकार, ठीक है, आप प्रमोट करिए प्राइवेट एनर्जी को, न्यूक्लियर, उनको अल्ट्रा क्लियर एनर्जी चाहिए, अल्ट्रा क्लियर वाटर चाहिए, डेटा सेंटर्स चलाने, वो सब अपनी जगह है, पर वन संपदा और जो हमारे मानव संपदा, उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को लाने से और ये इन चीजों को डाइल्यूट करने से क्या बहुत सारा जल जंगल जमीन के अलावा मानव संरचना को भी नुकसान नहीं पहुंच सकता है इसमें? मेरा बस इतना लास्ट में सवाल आपसे। नहीं, अब टेक्निकली देखिए तो हाइड्रा का जो पावर प्लांट है वो वहीं पे लगेगा जहां पे पानी है, जहां पे आपको डैम बनाना है, और उसकी हाइट के हिसाब से कितने गांव डूबेंगे उसको आप कॉम्पेंसेट करोगे। इट्स ए लॉन्ग एंड कॉस्टली प्रोसेस। अभी आपको जंगल काट के कोयला निकालना है तो आप एनवायरनमेंट का भी बड़ा नुकसान कर रहे हो। ये एसएमआर आप कहीं जंगल में ही जाके डाल दो, वहां से पावर, उसमें पावर कंसिस्टेंसी भी अच्छी होती है, तो आप कहीं से भी पावर सप्लाई दे सकते हो। तो उसमें न किसी जंगल को काटने की जरूरत है, न पानी की आपको मजबूरी है। तो दे आर ऑलवेज एडवांटेजियस। और जो वही मैंने बताया कि अगर आप थोरियम कन्वर्जन टू यूरेनियम से करते हो तो उसमें तो न्यूक्लियर एक्ट भी नहीं आता, क्योंकि थोरियम कन्वर्जन वाले यूरेनियम 233 में से बम बन ही नहीं सकता है। तो थोरियम इज सेफ। और फिर यूरेनियम का वेस्ट का डिस्पोजल पूरे वर्ल्ड जो फेस कर रहा है, थोरियम का जो डिस्पोजल है उसको तो आप रीयूज कर सकते हो, उसका ये भी एक एडेड एडवांटेज है। तो थोरियम इज मच मोर बेनिफिशियल। हमको सारा काम छोड़ के पहले ये लग जाना चाहिए कि भाई थोरियम की हम कैपेसिटी अपनी कैसे बढ़ाएं, उसको कैसे करें। वो एक टाइम था, वो हम लोग कन्वर्जन प्लांट्स को नहीं सोचते थे क्योंकि उसमें स्पेशलाइज स्टील चाहिए उसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। अभी तो इंडिया इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट ऑल्सो। और वैसे भी अगर जिंदाल और ये उसमें इन्वॉल्व है तो दे हैव गॉट दैट कैपेसिटी टू बिल्ड। तो इनको या तो बोलना चाहिए कि आप 200 मेगावाट का अपने लिए बनाओगे तो 200 मेगावाट के लिए आपको एडिशनल कैपेसिटी जनरेट करनी पड़ेगी फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो आज अगर 3 रुपये से कम आपको पावर मिलने लगता है तो आपकी इकोनॉमी पूरी बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि कहां जहां वो 8 रुपये भर रहे हैं वहां पे आपको 3 रुपये में पावर मिलना शुरू हो जाएगा। तो दीज आर द इकोनॉमिक्स वेयर वी फेल टू अंडरस्टैंड के गवर्नमेंट क्यों उस बात में सीरियस नहीं है। लेट अस वेट एंड वॉच। जी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने लास्ट में जो कही, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें न्यू एनर्जी की बात हो,
वाटर की बात हो, कंजर्वेशन की बात हो, एनवायरनमेंट की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, सरकार का दायित्व तो बनता ही बनता है। तो इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम हो, जिसमें एक मैंडेटेड हो कि अगर इतना कैप्टिव पावर प्लांट लगना है तो उसके साथ इक्वल उतना ही कैपेसिटी का आप एक पावर प्लांट और लगाइए, ताकि आम आदमी को उसका बेनिफिट मिल सके। और Yes. दूसरी बात जो आपने कही कि हमारे पास जब थोरियम डिपॉजिट्स हैं, तो उसको प्रोसेस करने की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय हम यूरेनियम बेस्ड इंपोर्ट पे ध्यान दें। क्योंकि जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है उसको जल्दी कैप्टिवली यूज किया जा सकता है, और बेटर एफिशिएंसी के तहत कॉस्ट एडवांटेज भी मिल सकता है। कि जब थोरियम हमारे पास इतना है तो हम इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? व्हाई आर वी लुकिंग फॉर 810 ऑथराइजेशन फ्रॉम यूएस? वो कहीं ना कहीं जी। प्रेशर मोदी सरकार पर है। उस प्रेशर का क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। आज की पर चर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।